वक्फ यानी वो अमानत जिसे अल्लाह के नाम पर छोड़ा गया, लेकिन इस अमानत पर सियासत जारी है। राष्ट्रपति मुर्मू की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मुहर लगने के बाद अब यह कानून बन चुका है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसके बावजूद इसके खिलाफ विरोध की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बीते शुक्रवार को देश भर में मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध का समर्थन किया। अब विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक, तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं देखिए झारखंड और जम्मू कश्मीर में यानी कि वहां की विधानसभा में भी अब कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की तैयारी की जा रही है। यानी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक और जम्मू कश्मीर तक वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कुछ विपक्षी नेता इस कानून को संविधान विरोधी बता रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों के हक पर हमला करार दे रहे हैं। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई, यानी कि कोर्ट से लेकर के विधानसभाओं तक विरोध की राजनीति गर्म है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कचरे में फेंक देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद में पास कानून के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ठीक है? क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ सियासी है? तुष्टीकरण के लिए विपक्षी नेता मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज अहम चर्चा हम करेंगे हमारे खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया में। लेकिन पहले सुनिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और देखिए पूछता है इंडिया में हम सवाल लेकर के आते हैं हर मसले पर, और आज वक्फ को लेकर के सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव जायज है? क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ये विरोध कर रहा है? और वहीं देखें किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दी गई, क्योंकि देखिए सड़क से संसद, अब कानून के सहारे भी जो है विरोधी दल जो है जा रहे हैं इस वक्फ विधेयक के खिलाफ। और इसी के साथ ये सवालों के साथ जो है हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर अनंत अमित जी प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। वहीं अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता है एलजेपी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और अहमद अयाज सचिव जम्मू कश्मीर के एमपीएलबी, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं एआईयूसी के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करते हुए अरुण यादव जी। अरुण यादव जी देखिए अब तो ये लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद देखिए, और अच्छे नंबर से पास होने के बाद, क्योंकि नंबर गेम होता है संसद के अंदर में, और अच्छे नंबर से ये विधेयक यहाँ पर पास हुआ, कानून अब बन चुका क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई है। अब इस तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है? क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव है इसी को देखते हुए? बिल्कुल नहीं। चुनाव से इसको क्या मतलब है? मतलब है देश की एकता से, देश की अखंडता से, और देश के संविधान से, और देश का जो सेकुलर ताना बाना है उस ताने बाने को लहूलुहान करने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की केंद्र सरकार ने इस बिल को थोपा है वो कहने की जरूरत नहीं है। इससे पूरा देश आहत है, जिसको इस लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है और धर्मनिरपेक्षता में आस्था है। तो सवाल तो है, चूंकि यह बिल भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गैर जरूरी
तरीके से इसको सदन में लाया, अलोकतांत्रिक तरीके से लाया, गैर संवैधानिक तरीके से पास कराया, ठीक है। तो लोकतंत्र है। तो सर लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। अरुण जी, तो फिर संसद चलाने का मतलब क्या बनता है? क्योंकि असंवैधानिक तरीके से इसको पास करा दिया गया ना, फिर संसद का मतलब ही क्या? आप तो सवाल ही उस पे खड़े कर दे रहे हैं जिस पर, जहां कानून बनता है, जहां पर तमाम चर्चाएं होती है देश के विकास को लेकर के, उसके फैसले को लेकर के, आप तो वहीं पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। और देखिए वहां पर आपके भी सांसद हैं, अगर ये आपके पक्ष में जाता तब तो आप कहते देखिए बहुत सही हुआ, अगर नहीं गया है तो आप कह रहे देखिए गैर संवैधानिक है ये। आपसे एक और सवाल कि जिन्होंने इसको पास किया वो कहां से आते हैं? वो जनता के बीच से चुन के आते हैं ना सर। तो जब उन्होंने पास कर दिया, फिर ये कैसे आपने कहा कि ये गलत और जो है थोपा हुआ कानून है? मैं बता रहा हूं कैसे, और कैसे हम लोग कह रहे हैं। जब इस विधेयक को सदन में लाया गया तो आपने देखा तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध करने का काम किया, और उसके बाद जेपीसी में गया, और जेपीसी में जाने के बाद जो भी आपत्तियां थी विपक्षी दल के नेताओं ने दर्ज कराया, उसे अनसुना कर दिया गया। अनसुना करते हुए इस बिल को पास करा लिया गया। बिल्कुल इसे अलोकतांत्रिक कहेंगे, एक नंबर। दूसरा नंबर, कैसे यह गैर संवैधानिक है। यह बिल जिस तरीके से लाया गया, संविधान के अनुच्छेद 25 की बात करें, 26 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करें, उसे अंगूठा दिखाने का काम किया। और गैर जरूरी भी कैसे कहिएगा, स्पष्ट है। 13 में सर्वसम्मति से इसी विधेयक को लाया गया था, तो फिर क्या जरूरत थी इसकी भाई? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समर्थन किया उस बिल क्या किया था, तो उसके खिलाफ में तो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। तो क्या आन परी, जब जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं, जब उस समाज के लोगों को ही आप विश्वास में नहीं लिए, तो फिर क्या मतलब है? नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन जी ने तो साफ तौर से कहा कि देखिए हम सबसे बातचीत की गई, चर्चा की गई, और उसके बाद जो है ये बिल आया है, और हमारी सहमति, हमारा समर्थन है। ठीक है, हमें आपके बिल्कुल नहीं। हम तीनों इशू पर अपनी बातों को आपके सामने रखा, और सदन में भी इसी तरीके से तमाम विपक्षी सांसदों ने रखा। किसी भी पार्टी का राय लिया ही नहीं गया, जेपीसी में भी नहीं लिया गया, सदन से लेकर सड़क तक सुनी ही नहीं जा रही थी। देश के चारों कोने में इसका विरोध हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से तानाशाही तरीके से इस देश का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तहस-नहस करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल लाया है। वक्फ की जो जमीन है, अहमद जी, उस जमीन को अहमद जी, लूटने के उद्देश्य से। अब तो देखिए जो तमिलनाडु और कर्नाटक में वही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, यानी कि इसके खिलाफ जो है आप लोग विधेयक लेकर के आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां पर एक केंद्र की तरफ से कानून बना, उसको राज्य में कैसे इसके लिए एक विधेयक लाया जा सकता है? क्या ये संवैधानिक आपको ये अधिकार मिलता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक को अधिकार है कि वो अपनी बात कहे। फिर वो दूसरी बात है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन बात करने का हक तो हर एक शहरी को है। तो उस लिहाज से अगर जम्मू कश्मीर के विधायक या कोई इंडिविजुअल भी बात करेगा तो वो भी तो नागरिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हक दिया है। बात करना सर एक अलग बात हो गई, अहमद जी, बात करना देखिए एक अलग बात हो गई, लेकिन बात से ज्यादा यहाँ पर ये है कि आप उसको विधानसभा के अंदर में लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ये आपकी तरफ से, या फिर मैं आरजेडी की तरफ से कहूँ, या फिर मैं बात वेस्ट बंगाल की कर लूँ, उन सबकी तरफ से ये कहा गया कि हम तो अपने स्टेट में लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन केंद्र का कानून असेंबली में कैसे राज्य में लागू? असेंबली में कौन से लोग हैं? वहां भी तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जब वो देखते हैं अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने स्टेट में या अपने एरियाज में, जब वो देखते हैं या खुद महसूस करते हैं कि किसी
डिसीजन पर, चाहे वो किसी भी लेवल पर लिया जाए, कि उनको इतराज आते हैं तो उनको अपना एक्सप्रेस करने का हक है। अब वो बिल्कुल आगे बिल्कुल अहमद सर, यही सवाल जो है मैं यहाँ पर कर रही थी अरुण जी से कि जो चुन करके आए हैं सांसद वो कहाँ से आए हैं। अभी देखिए वही बात करें कि विधानसभा और क्या बोलते हैं राज्यसभा और लोकसभा में तो अलग नहीं है ना, दोनों जनता के बीच से चुन करके आए हैं। तो जब वहां से चुन के आए हैं, उन्होंने पास करा दिया, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आप पार्लियामेंट में मसला जो है वहां ये इस चीज को मेरिट लेकर नहीं किया गया, बल्कि अभी जो पारित हो रहा है वो नंबर का मैटर है। अगर शायद नंबर नहीं होता तो पार्ट भी नहीं होता, क्योंकि आप देखिए सारी अपोजिशन इसके खिलाफ है। अपोजिशन को छोड़ के जो कम्युनिटी, जिन कम्युनिटी के लिए ये कहा जाता है कि भाई इसमें करप्शन है, इसमें मिसमैनेजमेंट है, आपकी भलाई के लिए करेंगे, वो खुद ही इसके खिलाफ खड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पार्लियामेंट की तो फिर दूसरी बात, लेकिन जिनके हित की आप बात कर रहे हो वही इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उनको ही लग रहा है कि इसमें अप्रहेंशन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सामने लाई जा रहे हैं कि इसमें लोगों की हित की बात है या मिसमैनेजमेंट की बात है या करप्शन की बात है, कुछ और है। उनको लग रहा है इतना नहीं है, कुछ और है। अगर वही होता तो शायद ये सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस जो भी मामला है, ये सिर्फ बोर्ड में ही नहीं है, ये टोटल सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। ये ऊपर से नीचे तक जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें भी करप्शन है, उसमें भी मिस गवर्नेंस है, उसमें भी मिसमैनेजमेंट है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो फिर हम इसी बोर्ड को ही पकड़ के क्यों आगे चलेंगे? तो फिर आपको पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अब जब ये देखोगे कि भाई हम इसी को पकड़ के चलेंगे, चलिए शुरुआत तो कहीं से हो रही है ना, के साथ हो सकता है आने वाले दिनों में जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ सुधार हो। शुरुआत तो कहीं से हो रही है ना। चलिए ठीक है। एक तो हो गया कि हाइपोथेटिकल, एक तो हो गया कि हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे। दूसरा ये होता है कि डिसीजन जो होता है वो किसी आधार पर लिया जाता है, किसी बुनियाद पर लिया जाता है, और हमारे लिए इस चीज की बुनियाद जो है, तो ये आपको लग रहा है ये बिना आधार का ये फैसला जो है वो लिया गया, उसको कानून बनाया गया बिना आधार का, इसके पीछे कोई आधार नहीं। मुझे एक सेकंड मुझे दीजिए। आधार ये बनाया जा रहा है कि हम ये मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखना यह है कि मुसलमानों की भलाई के लिए जो इस वक्त अभी भी कंसिडर किए जाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए जो हुकूमत के पास इतना सारा रिसोर्सेज है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया गया? अब सिर्फ बोर्ड ही रह गया है, जिसकी वजह से बोर्ड को लेकर हम उनको उनकी भलाई का देख लेंगे। बाकी जो मामलात हैं, जो गवर्नमेंट के अपने मामलात हैं, क्या उनको बरोई कार लाके मुसलमानों को अपलिफ्ट किया गया? तो एक वो दूसरा, जब हम इंटेंशन को मेहमान भी इंतजार करें सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास भी आऊंगी सर, वापस से आऊंगी। प्रोफेसर विनय सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है एलजेपी के, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मौलाना नदीमुद्दीन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपके पास आते हुए देखिए, सीधे तौर पर आपने अभी दोनों ही प्रवक्ताओं की बात को सुना है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आया गैर संवैधानिक है, गैर जरूरी है, और अब ये मामला जो है तो सड़क से, संसद से लेकर के कानूनी तौर पे चला गया है, और राज्य कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ से बीजेपी बताती है इसे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब चुनी हुई सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो फिर देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की अदालत है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जेपीसी का गठन तो 2011 में भी हुआ था, और बीजेपी ने जितने अपनी बात रखी थी, बाद में 2013 में बिल पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट तो हमेशा होते रहे। देखिए, बात है कि जेपीसी ने स्टेक होल्डर की बात नहीं सुनी। हमने वक्फ बाई यूजर के बारे में बात किया था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में हमारा एतराज था, और हमारा एतराज बहुत सारी चीजों पर था, उन्होंने नहीं सुना। अब मैं कहता हूं, देखिए, ये कानून जो है 15, 16, 25, 26 आर्टिकल का वायलेशन करता है। हम अपनी बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद आपकी बात न सुने तो आपको सड़कों पे उतरने की जरूरत है। आज आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? यही वर्षिप पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, आज भी बीजेपी उसका विरोध कर रही है। किसान बिल भी पार्लियामेंट में पास हुआ, बाद में सरकार को झुकना पड़ा। तो देखिए, ये हमारे वजूद का मामला है।
हम वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा ने हमारे दिल पर वार किया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने इस देश में हमको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया है। देखिए कैसे मैं इसको समझना चाहूंगी वो लड़ाई नदीमुद्दीन जी, मैं इसको समझना चाहूंगी कैसे दोयम दर्जे के आप एक नागरिक जो है वो बन गए हैं भारत के अंदर में। सिर्फ एक वोट की शक्तियों को कम करने से कैसे कम हो जाते हैं? सुनिए, यही देश का प्रधानमंत्री ड्यूरिंग इलेक्शन कहते हैं कि तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा। ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये रोहिंग्या हैं, भैंस चुरा करके ले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। सुनिए सर, वो चुनावी दौर में चीजें थी, उसमें चर्चा बहुत हो चुकी है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वोट की शक्तियों को कम करने से कैसे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो दोयम दर्जे के हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप धैर्य रखिए, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हमको अपने घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमको छत पर भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। दुनिया का कोई कानून है? ये डेमोक्रेसी है कि आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे? और रामनवमी के दिन घर में किसने मना किया सर नमाज पढ़ने से? घर में किसने मना किया नमाज पढ़ने से? एमपी तलवार बांटेंगे। घर पे किसने मना किया सर नमाज पढ़ने से? सर सड़कों पे तो इसलिए नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित ना हो, दिक्कत ना हो लोगों को, दिक्कत ना हो लोगों को। अगर अच्छी बात है ना सर, मस्जिद जाइए, ईदगाह जाइए, इबादत घर है आपका, आप वहां जाकर इबादत करिए। अरे ठीक तो अच्छी बात है ना, सड़क पर रह करके आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अरे सुनिए, यही कांवड़िया चलते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है? कांवड़िए चलते हैं सर, कांवड़िए चलते हैं, रास्ते पर रोका नहीं जा सकता। वो रुक करके वहां पर बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा अर्चना नहीं करते हैं, कांवड़िए चलते हैं। चलना जायज है। आप भी अगर ईदगाह तक जाते हैं तो आप उसी सड़क से होकर के गुजरते हैं। आप पहले सुनिए जी। गणेश फेस्टिवल में रोड पर गणेश की मूर्ति रखी जाती है, सड़क जाम कर दी जाती है। रोड पर नहीं, मैदान होता है जहाँ प्रॉपर पंडाल बनाया जाता है, वहां पर प्रतिमा रखी जाती है, वहां पूजा। और ये आपको बता दे, ये परमिशन के साथ होता है।